Students, this is the video for class 11th B2. Since I could not take the class, बहुत लंबा समय हो गया था 11th B2 में गए हुए, as you know, because the my terms of class is Thursday, Friday, Saturday, और लगभग छुट्टियां ही होती रही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को, इसलिए 11th B2 में हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाए थे. I could not take the class regularly in 11th B2, and I think we were discussing um, combining two simple sentence into one simple sentence, and which rule was going on, I could not clearly remember. So today I'll make you understand this topic. Use combining two simple sentence into one simple sentence by using noun or phrase in opposition. मुझे ठीक से याद नहीं कि क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे, तो फिलहाल मैं आज आपको ये टॉपिक बताऊंगा. एक रूल बताऊंगा. आप लोग जानते हो हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे थे क्लास में, और जिसमें बहुत सारे रूल्स हो गए थे. अब ये रूल मैंने पढ़ाया था कि नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं यहीं से शुरू करूँगा. और आज जो हमको पढ़ना है वो ये है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू what is a simple sentence. I told you in the class, I think you all have remembered or mug up it. What is a simple sentence? Simple sentence, a sentence which has a subject and only one finite verb. ठीक, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो. I told you what is finite verb and what is non-finite verb. Finite verb, the verb that changes according to subject and tense, and non-finite verb, the verb that does not चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. ठीक, ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट और टेंस बदलने के साथ बदल जाती हैं वो फाइनाइट होती हैं, और जो नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट होती हैं. तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे जो हो, चाहे जितनी हो, उससे हमें नहीं मतलब है. ठीक, तो देखो मैंने लिखा है, एज आई हैव रिटन हियर, कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. सॉरी, here should not be s. Sentence using noun or phrase in opposition. First of all, let me explain. As you know, noun you all know. Noun क्या होता है आप सब जानते हो. What is phrase and what is the opposition? ठीक, I'm going to explain. Listen it. What is a phrase? Phrase is a group of words, as I have written here. मैंने यहाँ पर लिखा है कि phrase is a group of words without सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीट मीनिंग. ठीक, फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है, न तो वर्ब होती है, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होती. ठीक, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, राम वेंट इनटू द गार्डन. देखो राम क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है. ठीक, अब इसको हम निकाल दिए तो इनटू द गार्डन, यही जो बचा यही हमारा क्या है, फ्रेज है. अब देखो इनटू पहला वर्ड है, द दूसरा वर्ड है, गार्डन तीसरा वर्ड है. अब ये तीनों मिल गए तो क्या बन गया, फ्रेज बन गया. तो डिफिनेशन क्या कह रही है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, और विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, कोई वर्ब दिख रही है नहीं, और मीनिंग कंप्लीट है. अगर मैं इनटू द गार्डन कहीं बाहर लिख दूं या इस सेंटेंस से हटाकर कहीं लिख दूं इनटू द गार्डन, तो उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी, नहीं होगी. जब वो किसी सेंटेंस में जुड़ेगा तभी उसकी मीनिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी. ठीक, तो फ्रेज समझ में आ गया. व्हाट इज फ्रेज? इफ एनीबडी विल आस्क व्हाट इज फ्रेज, देन यू शुड से फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीट मीनिंग. एक दूसरा एग्जांपल मैं फ्रेज का दे देता हूं. अक्सर पूछा जाता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग. ठीक, ठीक, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग. अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रेज कहाँ है, तो बेटा देखो वंस अपॉन अ टाइम यही हमारा क्या है, फ्रेज है. देखो
इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना तो कोई वर्ब है। अगर वंस अपॉन अ टाइम हम कहीं और लिख देंगे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। मीनिंग होगी, कुछ ना कुछ तो मीनिंग होती है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। चलो ठीक, अब ये हम यहाँ छोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपोजिशन की। व्हाट इज एन अपोजिशन? ये वर्ड आपने सुना होगा अक्सर फिल्मों में। अगर कोई नेता कोई गलत काम करता है, कहता है ये अपोजिशन वालों की चाल है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक कि वो पार्टी अपोजिशन में गई कैसे। ठीक, अपोजिशन वहां होता है बेटा जहां हमारे पास एक चीज है, जहां हमारे पास केवल एक चीज है और उसके दावेदार दो या दो से ज्यादा हों। जैसे अपने यहाँ इस समय इलेक्शन चल रहा है, चुनाव है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, ठीक, और दावेदार बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में होती है, विरोध में होती हैं। और वही रूल ग्रामर में भी लगता है। ठीक, जब कोई एक व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के बारे में दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही गई हो, या दो नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, तो वो दोनों नाउन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिशन में होते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। विपक्ष को क्या कहते हैं, अपोजिशन। तो पार्लियामेंट में विपक्ष में क्यों बैठा? क्योंकि उसकी दावेदारी भी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उतनी ही थी जितनी कि वर्तमान में जो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बना उतना। ठीक, अब चुनाव वो हार गया, लेकिन कहाँ बैठा है, अपोजिशन में, इसलिए वो क्या हो गया, विपक्ष हो गया, उसको कुर्सी नहीं मिली, लेकिन दावेदारी दोनों की बराबर थी। तो वही होता है इंग्लिश ग्रामर के अपोजिशन में। क्या होता है, व्हेन टू नाउन tells about a single person or thing, then they are in opposition to each other। जब दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करे तो वो दोनों नाउन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिशन में होते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप खुद समझ जाओगे। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। देखो पहले सेंटेंस में रवि आया, ठीक, रवि, ठीक, रवि को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, एक लड़का, ठीक, और उसके लिए पहला नाउन क्या हो गया, उस लड़के का नाम, वो क्या हो गया, रवि। अब दूसरे सेंटेंस में क्या आया है, द मॉनिटर। ये किसके बारे में बात कर रहा है, रवि के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा दूसरा नाउन क्या मिल गया हमको, द मॉनिटर। ठीक, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, सॉरी, इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अपोजिशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नाउन अपोजिशन में होता है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रख देते हैं और उसी नाउन के बगल रखते हैं जिसके अपोजिशन में होता है। जैसे रवि और द मॉनिटर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिशन में। मैंने अभी आपको बताया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम क्या लिख देंगे, द मॉनिटर। उसके बाद देखो सेंटेंस हमारा कंबाइंड हो गया, रवि द मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक, यहां पर एक नाउन दूसरे नाउन के क्या है, अपोजिशन में है। ठीक, वैसे एक्चुअली ये नाउन नहीं है, ये फ्रेज है। केवल सिंगल वर्ड होता तब नाउन होता, लेकिन फिर भी द मॉनिटर जब एक से अधिक हो गया तो वो फ्रेज बन गया। तो आप मान लो ये फ्रेज ही है, तो इस नाउन के अपोजिशन में ये फ्रेज है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में। अपोजिशन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। और देखो अब हमारा सिंपल सेंटेंस दोनों को मिलकर एक हो गया। हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब है और दूसरी कोई फाइनाइट वर्ब है नहीं। यही वाज ही बदलेगा जब सेंटेंस बदलेगा, सॉरी जब टेंस बदलेगा, और बाकी और कोई वर्ब नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों को मिलकर एक बन गया और ये दोनों कंबाइंड हो गए। क्या हो जाएगा, रवि द मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अपोजिशन जब हमको जैसे ही पता चले तो उस अपोजिशन वाले नाउन या फ्रेज को क्या करेंगे, जिसके अपोजिशन में है उसी के बगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो नाउन वाला था, अब एक फ्रेज इन अपोजिशन देख लेते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, हमारा पहला सेंटेंस था। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, दूसरा सेंटेंस था। अब देखो ये राणा प्रताप क्या थे, किंग थे। तो किंग एक व्यक्ति हो गया, अब नाम उसका क्या है, राणा प्रताप, और दूसरा द किंग ऑफ मेवाड़, ये दूसरा नाउन है जो किसके अपोजिशन में है, राणा प्रताप के अपोजिशन। मतलब ये किंग एक व्यक्ति था, पहला नाउन क्या है, उसका नाम राणा प्रताप था, और दूसरा नाउन क्या है, द किंग ऑफ मेवाड़। जब एक ही नाउन जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं
तो वो दोनों नाउन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिशन में होते हैं। तो राणा प्रताप और द किंग ऑफ मेवाड़ दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिशन में है। तो हम अब कंबाइन करते समय क्या करेंगे, राणा प्रताप के पास द किंग ऑफ मेवाड़ लिख देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। जैसे राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज ब्रेव वॉरियर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया बेटा कि कभी कभी अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल जो बताया वो सब्जेक्ट के पास ही अपोजिशन हमें बनाना पड़ा, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपोजिशन में नाउन ऑब्जेक्ट का रहता है तो उसी के पास लिख देंगे। जैसे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूँ। मुंबई इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो ये द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है, हमारा फ्रेज है। और ये फ्रेज किसके अपोजिशन में है, मुंबई के, ठीक। मुंबई के पोजीशन में ना, मुंबई एक जगह का नाम है। जैसे एक जगह हो गई, ये सीएम की कुर्सी हो गई, आप ये कह सकते हो। और उस जगह का नाम ये पहला पोजीशन हुआ, और द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया ये दूसरा हुआ। ये दोनों नाउन एक दूसरे के पोजीशन में हो गए क्योंकि ये दोनों एक जगह की बात कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख देंगे। अब देखो जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ये याद रखना बेटा, जब लास्ट में हम अपोजिशन बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद अपोजिशन बनाएंगे, तो हमें कॉमा केवल एक बार लिखना है, दोबारा कॉमा हमें बंद नहीं करना है। हम केवल क्या लगा देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया। हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक। नाउन या फ्रेज जो भी अपोजिशन में है उसको अपोजिशन वाले नाउन के पास लिखकर दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना हमने सीखा। और अभी मैं ग्रुप में आपको भेज देता हूँ एक्सरसाइज होमवर्क के लिए, आप लोग कंबाइन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।